देवभूमि हिमाचल देवताओं की भूमि है। देवभूमि हिमाचल परंपराओं की भूमि है और देवभूमि हिमाचल के इन्हीं परंपराओं को हम और करीब से जानने की कोशिश करेंगे इस खास यात्रा में। इस खास यात्रा के जरिए आपको हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला के ठियोग क्षेत्र की तमाम परंपराओं से, तमाम पारंपरिक वेशभूषाओं से और तमाम ऐतिहासिक विरासतों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे इस खास यात्रा के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विकास की यात्रा है, ये इतिहास की यात्रा है। हिमाचल के ग्रामीण परिवेश से होते हुए विकास की आधुनिक तस्वीर को पेश करते हुए ये विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की यात्रा है। इस यात्रा के पहले पड़ाव में हम पहुंचे हैं हिमाचल की राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्र ठियोग में, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आम लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि वंचित लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। ये हैं विकास शर्मा। विकास ठियोग के ही रहने वाले हैं। कोरोना काल का मुश्किल दौर आया तो रोजी रोटी छिन गई। अपना व्यवसाय था वो भी चौपट हो गया। फिर उनके काम आई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के जरिए विकास ने खुद को पंजीकृत किया और स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अब वो फिर से अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। युवाओं के लिए रोज़गार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और इस देश में सरकार इस वक्त रोज़गार को बढ़ावा देने के साथ साथ इस बात पर फोकस कर रही है कि देश का युवा रोज़गार सिर्फ लेने वाला ना बने, रोज़गार प्रदान करने वाला बने। अपना उद्यम शुरू करे, अपना व्यवसाय शुरू करे और इसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी जो योजनाएँ हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ये दुकान विकास शर्मा जी की है, आप देख रहे हैं। विकास शर्मा ठियोग के ही रहने वाले हैं और विकास शर्मा भी उन्हीं लाभार्थियों में आते हैं जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं और स्वनिधि योजना से अपना व्यवसाय शुरू करने में इन्हें काफ़ी मदद मिली है। विकास जी, स्वनिधि योजना का हम जिक्र कर रहे हैं। स्वनिधि योजना के आप लाभार्थी हैं। कितनी रकम मिल जाती है स्वनिधि योजना से? सर 10,000 से लेके 50,000 तक मिल जाता है, जिससे मतलब हमारे को मतलब रेडी फड़ी चलाने के लिए सरकार वो हमारे को सहायता दे रही है और मतलब बिना इंटरेस्ट के है। वो जो भी रकम मिल रही है वो बिना इंटरेस्ट के। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास ग्राहकों की भी भीड़ लगी है। मतलब कितनी आमदनी घर बार चल जाता है पूरा महीने में? गुजारा हो रहा है सर। तो इससे पहले जब योजना से आप नहीं जुड़े थे फिर किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा था? दिक्कतें बहुत थी सर। जब से अब गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, अब हमारे को मतलब पक्की वो भी दे रहे हैं, ये शेल्टर दे रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री इसके तहत हमारे को पक्की दुकानें देने का भी सरकार के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है और हमारे को ऐसी एड भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है, आयुष्मान कार्ड बनाया है जो मतलब हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो नहीं करवा सकते हैं इलाज वगैरह, तो उसमें बहुत हेल्प हो रही है सर। ये आयुष्मान कार्ड है और दूसरी भी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन पीछे अभी तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। लेकिन 1-2 साल पहले जब कोरोना का दौर था, कोविड का दौर था, सबसे ज़्यादा मार जो है वो व्यवसायियों पर, उद्यमियों पर, आप जैसे कारोबारियों पर पड़ी है। तो उस वक्त में उससे उबरने के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो आपके लिए कितनी कारगर साबित हो पाई हैं? कितना फ़ायदा उससे मिल पाया है? फ़ायदा मिल पाया है सर। राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो यहाँ पर मतलब पार्टी से, सरकार से रिलेटेड लोग थे उन्होंने राशन दिया है और मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों ने बहुत मदद की है, तो उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है केंद्र सरकार से। अगर सर मतलब किसी को 5 किलो राशन भी मिल रहा है जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है सर। वो संकल्प यात्रा के जरिए जो कैंप लग रहे हैं इसमें भी तमाम तरह की जो औपचारिकताएं अगर कोई वंचित है तो पूरी की जा रही हैं। आपको इनसे कोई फ़ायदा हो रहा है और इस जो आपकी दिक्कतें हैं इनके ज़रिए उनका समाधान मिल पा रहा है? हाँ, समाधान मिलता है ना सर। अब ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हाई लेवल पे जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अगर कमी है तो वहाँ से सुधारा जाएगा कि हाँ भाई गरीब लोगों के लिए कुछ और इम्प्लीमेंट किया जाए, कुछ और चीज़ दी जाए। विकास शर्मा जी की दुकान और स्वनिधि योजना से इनको जो फ़ायदा मिल रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया और कोविड काल में भी जिस तरह से योजनाओं से जुड़े लोग, स्वनिधि योजना से खासकर जो जुड़े हुए लोग थे उनको भी इस स्वनिधि योजना से फ़ायदा मिल रहा है। और आज यहाँ पर जो संकल्प यात्रा के तहत ये कैंप लगा है इसमें सिर्फ स्वनिधि योजना का जिक्र ही नहीं बल्कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आभा आईडीज़ बन रही हैं, उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है उसका भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और विकास शर्मा जैसे और भी यहाँ पर कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं जो इस तरह की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और केंद्र सरकार की इन योजनाओं के ज़रिए अपने घर
परिवार को उनकी आज अपनी आजीविका चलाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में काफ़ी इनको फ़ायदा जो है वो मिल रहा है। स्वनिधि योजना ने विकास जैसे और भी लोगों को लाभ पहुंचाया है और इसी कड़ी में ठेऊ क्षेत्र के इन रेडी फड़ी का काम करने वाले लोगों को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में इस योजना ने मदद की है। शिमला के ठेऊ क्षेत्र में हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ पर भी बहुत से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर से स्वनिधि योजना, उसके लाभार्थियों से हमने बात की और किस तरह से ये योजना इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, इसके बारे में भी हमने लोगों से चर्चा की। हमारे साथ राधिका शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन की लोकल लेवल के यहाँ पर प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राधिका जी, स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना जो रेडी पटरी वालों के लिए खास तौर से केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, इनका फ़ायदा भी मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितनी कारगर ये योजना खास तौर से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। स्वनिधि योजना के तहत हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, हमें पैसे मिले हैं, हमें रोज़गार मिला है और मैं इस निधि योजना का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें 10,000 मिले हैं, 10,000 के बाद हमें 20,000 मिले हैं, 20 के बाद हमें 50,000 मिला है, उसके बाद हमें 1 लाख भी मिला है। इसलिए हमारे जो स्ट्रीट वेंडर गरीबी रेखा से नीचे थे, वो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर आके बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है सर उनका। ठीक है। ख़ासतौर से अगर हम कोरोना काल की बात करें, पिछले 2-3 सालों में कोरोना की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नुकसान पहुंचा था, उससे उबरने के लिए भी ये जो योजना है वो कारगर साबित हो रही है। तो कोरोना काल के दौरान कितना फ़ायदा इस योजना के ज़रिए आप लोगों को मिल पाया है, खासकर कोरोना के बाद, अब जब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटने लगी? कोरोना काल के दौरान भी हमें बहुत मदद मिली है। स्वनिधि योजना से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर थे, इन्होंने मास्क बनाना शुरू किए, मास्क बिक्री करना शुरू किए सर, और इससे हमारे स्ट्रीट वेंडर ऊपर उभर आए हैं। मास्क बिक्री करना शुरू किया है, स्ट्रीट वेंडर्स उभर रहे हैं धीरे धीरे। खासतौर से कोविड का दौर जितना खतरनाक, जितना दुखदाई पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए था, उसको देखते हुए अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से उभारने के लिए इस तरह की योजनाएं काफ़ी कारगर केंद्र सरकार की तरफ से जो चलाई गई है वो साबित हो रही है। ठेऊ क्षेत्र में यहाँ पर स्वनिधि योजना के तहत आप देख सकते हैं केंद्र की योजनाओं को लेकर कैंप लगाए गए हैं। संकल्प यात्रा के तहत ये कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें इस तरह की अन्य योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। और जो लोग लाभार्थी हैं और लाभार्थी होने के बावजूद अब तक वंचित रहे हैं योजनाओं से, उनको जोड़ा जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है। और जितनी भी योजनाएं, स्वनिधि योजना का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप दुकानदार देख रहे हैं, व्यवसायी देख रहे हैं, वो स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं और इसी की वजह से, इसी योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, जो कि यहाँ पर खुले तौर पर देखने को भी आपको मिल रहा है। हिमाचल का ग्रामीण परिवेश अपने आप में बहुत सी पारंपरिक विशेषताओं को समेटे हुए है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में सरकार भी पूरी मदद कर रही है। इसी मदद के तौर पर हर नागरिक को छत मुहैया कराने के लिए सरकार ने शुरू की थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये योजना भी ठेऊ क्षेत्र के लोगों को अपना आशियाना तैयार करने में मदद कर रही है। आवास योजना 1,65,000 रुपये मकान, हाँ, पूरा शौक मिला। और क्या नाम, अब क्या नाम, उज्ज्वल का ही मिला, उज्ज्वल योजना का मिला, गैस सिलेंडर का ही मिला, और अब क्या नाम, आयुष्मान कार्ड का ही मिला। हाँ, बनाइए, फायदा हो रहा है। विकलांग हूँ, 45% लॉस हूँ, पर भी उसका फायदा हो रहा है ये सब। और मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं, जिससे लोगों को बड़ी वो मिल रहा है, राहत मिल रही है। गरीब आदमी को जो नहीं 5 लाख कर सकता दवाई के लिए, उसको मिल रही है। आवास के लिए योजना मिली, गैस सिलेंडर मिले घर घर। ठेऊ रियासत देश की पहली ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले राजाओं की सत्ता से आज़ाद हुई थी। आज़ाद भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार पहली बार 16 अगस्त 1947 को यहीं पर बनी थी और ठेऊ के इस क्षेत्र की विकास यात्रा जो तब से शुरू हुई वो आज भी बदस्तूर जारी है।
विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जब हम ठियोग क्षेत्र से आगे बढ़े तो ग्रामीण भारत के साथ साथ रियासती दौर की ऐतिहासिक तस्वीरें एक बार फिर खुद के अस्तित्व की कहानी बयान करने लगी। ठियोग से कुछ ही दूर मौजूद है छैला क्षेत्र और यहाँ मौजूद है ऐतिहासिक घूंड रियासत के पौराणिक अंश। घूंड रियासत जो ठकुराइयों के दौर का एक अलग ही इतिहास अपने आप में संजोए हुए है। 16वीं शताब्दी में मधान और ठियोग राज्यों के संस्थापकों में सबसे छोटे भाई जो थे उनका नाम था ठाकुर जनजन सिंह। उस वक्त वो घूंड रियासत के राजा थे, ठाकुर थे। उन्हीं से इस घूंड रियासत की शुरुआत हुई और तब से लेकर अभी तक रियासती दौर का जो सिस्टम है, जो परंपरा है यहाँ पर घूंड रियासत में, वो चली आ रही है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, घूंड रियासत का महल इसे कहा जाता है और आज भी यहाँ पर घूंड रियासत के जो राजशाही के जो परिवार के सदस्य हैं वो रहते हैं। और आज़ादी के दौर से लेकर अब तक यहाँ पर तरह तरह के बदलाव जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो रियासती दौर उस वक्त था 16वीं शताब्दी से लेकर अब 21वीं शताब्दी तक, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रियासती परंपराएं हैं, जो रियासती प्रथाएं हैं, जो सिस्टम है यहाँ का, वो बदला नहीं है। अभी भी वो राजशाही, राज्याभिषेक की जो परंपराएं हैं वो चलती रहती हैं। ठकुराई जो है वो चलती रहती है, क्योंकि ये ठकुराइयों का दौर हुआ करता था। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए जब रियासतों को इकट्ठा किया गया, जोड़ा गया, तो ये जितनी भी छोटी बड़ी ठकुराइयाँ थी, रियासतें थी, इनको एकजुट करके एक अलग राज्य की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश की। और उसके बाद हिमाचल एक पूर्ण राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। घूंड के इस गांव में पौराणिक राज दरबार का वो शाही महल आज भी मौजूद है। ये महल आज भी अपनी प्राचीन शिल्पकला के साथ मौजूद है और इसकी खास बात यह है कि इस महल में किसी भी बाहरी शख्स का प्रवेश निषेध है। दरअसल साल 1907 में घूंड रियासत के ठाकुर बने थे राजा रंजीत सिंह। साल 1947 में उनके निधन के बाद इस रियासत के राजा की गद्दी पर बैठे राजा प्रताप सिंह। इसके बाद राजा नरेंद्र सिंह और सतेंद्र सिंह से होते हुए ये शाही विरासत पहुंची है रियासत के मौजूदा ठाकुर राजा अनिरुद्ध सिंह तक। अभी अनिरुद्ध सिंह जी हैं जो ठाकुर हैं, जो यहाँ के, क्या रहता है इनका मतलब राज्याभिषेक का पूरा सिस्टम क्या रहता है? इसका पूरा सिस्टम ऐसे रहता है कि जैसे राज्याभिषेक आज से पहले तो मालूम नहीं था। इससे पहले जब हुआ था तो एक्चुअली जब ठाकुर साहब जी एक्सपायर होते हैं बुज़ुर्ग, उसके बाद उनके बेटे को उसी वक्त राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो हमें इससे पहले मालूम नहीं था। जब इससे पहले सतेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब बने थे, उनके फादर एक्सपायर हुए थे नरेंद्र सिंह जी, तो उस वक्त इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो उस वक्त राज तिलक नहीं हो पाया था। तो सतेंद्र सिंह जी का राज तिलक अभी पिछले मई महीने में हुआ था। अभी 1 साल हुई उसको, पूरे मई में हुआ था। प्रीतिका जी बहन है ठाकुर साहब की, छोटी बहन है और अभी पत्रकारिता की छात्रा भी हैं। प्रीतिका, आपको लगता है कि ये जो राजशाही है, जो देव संस्कृति है, एक विरासत के तौर पे इसको आगे ले जाने का काम जो आज की युवा पीढ़ी है वो कर रही है, कितनी कारगर ये साबित हो रही है क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए और इस रियासत के लिए? स्टार्टिंग जैसे रंजीत सिंह, हमारे जब से रंजीत सिंह थे तो उस टाइम से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है इस एरिया में। घूंड में जो भी डेवलपमेंट आप देखोगे, आप टेम्पल्स देखोगे, जैसे ऊपर एक टेम्पल है, सो काफ़ी चीज़ें जो उस टाइम से शुरू हुई है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, सो उन्होंने भी इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट्स की है। एंड जो रही बात कि हाँ, आप एक कल्चर आगे से आगे आप नई पीढ़ी में जा रहे हो, सो आई गेस इट्स वेरी गुड, इट्स अ रिच कल्चर जो कि हम सबको पता होना चाहिए। हिमाचल में बहुत कम स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलता है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक रिच कल्चर में रहते हैं, एक रिच कल्चर से आगे जाते हैं, एक नई पीढ़ी से आगे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इसी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इसको संजो कर रखने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अगर किए जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, कारगर साबित हो रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जो आपको लगता है कि ज़रूरत है जिस चीज़ की, इस ख़ास तौर से इस कल्चर को अलाइव रखने के लिए? मोस्टली इस कल्चर के बारे में जितना आप सबको नॉलेज दोगे उतना लोग जानेंगे। इस कल्चर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टॉकिंग अबाउट हिमाचल, तो हिमाचल में जितने भी स्टेट्स हैं तो उसमें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं हुई हैं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग थे वो चले गए हैं, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जितना आप इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उतना आई गेस ये रिच कल्चर बहुत आगे जाएगा। के परिवार के जो मुखिया होते हैं, राज्याभिषेक जिनका होता है, उनको देवता से भी ऊपर की उपाधि मिलती मिलती है। बिल्कुल, लोग भी उनको मानते हैं कि देवता से ऊपर है ये। अच्छा। हाँ, और फिर वो जाते हैं साथ में, देवता जी के साथ जाते हैं, फिर वो लोग अपना फंक्शन करते हैं। फिर जब देवता जी वापस आते हैं अपने मंदिर में जाते हैं। घूंड की इस रियासत ने 15वीं शताब्दी का वो शाही राजाओं वाला दौर भी देखा है और इस रियासत ने आज का आधुनिक लोकतांत्रिक दौर भी देखा है। घूंड जैसी रियासतों से देवभूमि हिमाचल भरी पड़ी है और इन रियासतों का स्वर्णिम इतिहास भी संकल्प यात्रा जैसे अनूठे अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो रियासतों का दौर जो 16वीं 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जो चलता रहा है, आज के दौर तक भी चल रहा है। भले ही अब देश में राजशाही नहीं रही, लोकतंत्र है, सरकारें चुनकर आती हैं, सरकारें देश को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जो रियासती कल्चर है, जो संस्कृति है, वो आज भी बरकरार है। और ये एक घूंड रियासत की ही बात नहीं है, और भी आसपास बहुत सारी ऐसी जुड़गा रियासत है, बलसन है या फिर ठियोग रियासत है। रियासती परंपराएं अभी भी ज़िंदा है और लोगों की इनमें आस्था भी है और लोग इन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और इन्हें संजोकर भी रख रहे हैं। कुछ बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ घूंड रियासत के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रियासती दौर को आगे बढ़ाने के लिए और इसे संजोकर रखने के लिए क्या क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं या सरकार की तरफ से भी क्या क्या आपको योगदान मिल रहे हैं। और ये रियासती प्रथाएं, जो देव सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, इनके साथ साथ जो भौगोलिक विकास, जो भौतिक विकास सरकार की तरफ से की मदद से हो रहा है, उनमें कितना सामंजस्य आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका हिमाचल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप यहां आए और आपने यहां की जानकारी ली और जितनी हमारे नॉलेज में है। हमारी राष्ट्र बहुत अच्छी थी। हमारे पहले जो ठाकुर साहब थे वो रंजीत जी थे, प्रताप जी हुए, फिर निंदर जी हुए और आज हमारे अनिरुद्ध सिंह जी। तो हमारे जो यहाँ का देव नीति और राजनीति, ये राज्य लोग, हमारे इनका तालमेल बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब हमारे कहीं देवता जाते तो बिना राज्य के नहीं जाते। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और काफ़ी बढ़िया। बल्कि यहाँ जब भी कोई देव कार्य होता है, हाँ, तो राजा साहब हमारे पहले ज़रूर शामिल हो। जो आजकल जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें अलग अलग कैंप्स भी ये लोग लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत का हो गया, आभा आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, उज्ज्वला योजना को लेकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। तो इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है पूरा, जो अगर मैं घूंड की ही बात करूँ तो? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है फ़ायदा, सबको लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सब ले रहे हैं इसमें। हाँ, जो वंचित लोग हैं, जो जिनकी किसी वजह से फॉर्मेलिटी जो है वो थोड़ी बहुत अधूरी रह गई हो, वो बिल्कुल ये फॉर्मेलिटियाँ तो रही जाती है जी। अब कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती, फिर चलो हो ही रहा है, फिर भी हो रहा है, फिर ये तो नहीं हो पाता कि भाई पूरी 100% हो जाए, तो इतना तो कहीं भी नहीं होता, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब एक तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, बाकी हम उनसे इंटरेस्टेड इसलिए है कि भाई सब कुछ अब कुछ ये देश जो हमारा सुरक्षित है, मेन चीज़ ये है। उन्होंने बहुत अच्छा वो प्रोसीजर चला हुआ है। अयोध्या मंदिर का देखो, आप चाहे भी कुछ भी देखो, मोदी का बड़ा अच्छा है। मतलब जो योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है, संकल्प यात्रा यहाँ तक पहुँची हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो घूंड रियासत है, ये ठियोग का क्या बल्कि पूरे शिमला का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी संकल्प यात्रा का एक जो कैंप है वो लगा था। बीते रोज़ यहाँ पर यात्रा पहुँची थी और योजनाओं के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। ये जो पूरे सराउंडिंग में देख रहा हूँ, एक मंदिर यहाँ पर है, कौन सा मंदिर है ये? देवता शिरगुरु महाराज हमारे। इसके बारे में कुछ बताइए। ये महाराज, इसकी बात तो कुछ और है। ये तो देश के राजा है, ये शिव है, शिव शक्ति। यहाँ घाट नाम स्थान है ना, वहाँ से उत्पत्ति है इनकी। और यहाँ जो जड़ भूमियाँ हैं वो जगताला नाम का राजपूत है, उनकी मिसेस को यहाँ उनको मिला। देवता जी वहाँ गौ जाती थी ना, गौमूत्र करने,
फिर वहाँ रोज़ की जब गाय जाती थी तो वो दुखी हो गए। फिर उनने कुदाली से खोदा, वहाँ देवता की उत्पत्ति हुई। वो कुदरत की, वो श्रीगुरु महाराज की उत्पत्ति। चूड़ेश्वर महाराज, श्रीगुरु महाराज है ना, तो चूड़धार का नाम पड़ता है, वही है। चूड़धार गए आप कभी? तो चूड़धार के श्री महाराज यहाँ रास्ता है, और यहाँ बड़े अच्छे बाहर से भी इतने लोग आते हैं कि ठीक होके जाते हैं। कोई बीमार है, कोई किसी को किसी तरह का रोग है या किसी तरह की दिक्कत है, तो यहाँ ये देवता महाराज सबको ठीक कर रहे हैं। इनके मात्र चावल से, मात्र 4 दाने चावल के मिलते हैं और लोग ठीक होके चले जाते हैं। तो बार बार हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस संतुलन की बात कर रहे हैं, विकास के साथ साथ देव संस्कृति, देव विरासत, और हिमाचल क्योंकि देवभूमि के तौर पर ही जाना जाता है, और हिमाचल की देवभूमि में ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल, एक नमूना है, एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देवभूमि में मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह से देव परंपराओं को बचाकर संजोकर रखने की कोशिश हमारे बुजुर्गों की ओर से की जाती है, और इन्हीं की बदौलत आगे युवा पीढ़ी की तरफ से भी की जाती है, क्योंकि युवाओं में ये देखा जाता है कि आजकल इस बारे में थोड़ी जानकारी कम रहती है। तो आपको लगता है कि आगे पीढ़ियों को इस बारे में सीखना चाहिए? बिल्कुल सीख रहे हैं, हमारे बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, क्योंकि देखो हमारे जो भी देव कार्य होते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो यहाँ, तो हमारे जो नौजवान नए जो हो हमारी पीढ़ी है, बहुत इंटरेस्टेड है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत कैंप लग रहे हैं, और यात्राओं के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। तो ये एक सामंजस्य है, ये एक संतुलन है जो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ भौतिक विकास की बात नहीं होती। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे ये कहा था, विकास सिर्फ भौतिक नहीं होता, विकास मानसिक होता है, सामाजिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, और उसी सामाजिक विकास के लिए, उसी भौतिक और भावनात्मक विकास में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों को इस तरह से यहाँ पर कारगर होते हुए हम देख रहे हैं, और स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो सांस्कृतिक परंपराओं को, जो विरासतों को संभाल कर रखते हुए एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में आमतौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी भागीदार बन रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में, अपनी मन की बात कार्यक्रम में, और अपनी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो उनके संबोधन हैं उनमें भी कहते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। संकल्प यात्रा के जरिए, विकसित भारत यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, योजनाओं के जरिए उनके क्रियान्वयन को लेकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रयासों की बदौलत है कि एक ओवरऑल एक तस्वीर आपको विकसित भारत की विकास यात्रा की देखने को मिलती है, जिसमें भौतिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, और देवभूमि होने के नाते देव विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की तस्वीर भी देखने को मिलती है। इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाने का हमारा यही मकसद था, आपको यही तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद था कि किस तरह से एक समन्वयपूर्ण, एक संतुलित विकास की तस्वीर निकल कर सामने आती है। और इसी कोशिश के ज़रिए, इसी कोशिश को दिखाने के लिए हम इस खास कार्यक्रम में, इस यात्रा पर निकले थे, जिसमें ऊपरी शिमला के ठियोग क्षेत्र की घूंड पंचायत रियासत में हमने यहाँ पर पहुँचकर यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ की रियासत के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। दूरदर्शन हिमाचल के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन राकेश कुमार। नमस्कार।